हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में आपकी सीटेड एग्ज़ाम की अंतिम तैयारी का और हमारी ईवीएस का भी अंतिम वीडियो है। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट जो चढ़ी थी, तो ये कहाँ की रहने वाली थी? तो बछेंद्री पाल बेसिकली गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी कब की थी? इन्होंने, याद रखिएगा, 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल जो है विश्व के 5वें नंबर की और भारत की पहली महिला पर्वतारोही है। ठीक है, साथ में आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट आपका है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से आप लोगों में से सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,850 मीटर या फिर आपको कहीं कहीं 8,848 मीटर भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, गोलकुंडा का जो किला है ये तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक है, तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। और गोलकुंडा पर शासन किसने किया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीटेड एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, गोलकुंडा पर जो शासन है वो कुतुब शाही सुल्तानों ने किया था। ठीक है, कुतुब शाही जो वंश था उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, गोलकुंडा की तोप का इस्तेमाल किसने किया था? देखिए, गोलकुंडा में एक विशेष प्रकार की तोप थी जिसका प्रयोग जो था वो औरंगजेब ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, औरंगजेब ने गोलकुंडा की तोप का इस्तेमाल किया था। फतेह दरवाजा कहाँ पर है? देखिए, जो गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा के किले में ही फतेह दरवाजा है। नेक्स्ट है, अब फतेहपुरी और फतेहपुर सीकरी और फतेह दरवाजा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फतेहपुर सीकरी तो आगरा के पास में है, लेकिन फतेह दरवाजा गोलकुंडा किला में है। गोलकुंडा किला है कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, ग्लोब में भारत की विपरीत दिशा में कौन सा देश स्थित है? याद रखिएगा, भारत के जस्ट विपरीत दिशा में अर्जेंटीना स्थित है। कौन सा देश स्थित है? अर्जेंटीना देश जो स्थित है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे कब? याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और ये 1969 में चांद पर उतरे थे और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका यानी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है, नासा ने अपोलो 11 लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत नील और आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे 1969 में। साथ ही याद रखिएगा, 1969 में ही भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स से आपके एग्जाम सीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कब गई थी? याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में 2006 में गई थी और ये करीब 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंतरिक्ष में कहाँ? भारत की जो पृथ्वी की जो सतह है उससे 360 किलोमीटर दूर स्पेस में इन्होंने अपना जो इनका स्टेशन होता है, स्पेस स्टेशन होता है इनका, 360 किलोमीटर दूर था और 2006 में ये अंतरिक्ष में गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ है। आई थिंक ये 2018 या 2017 का क्वेश्चन होगा कि तो सुनीता अंतरिक्ष में जो हम चैप्टर है, या आप लोग जब ईवीएस बुक्स पढ़ेंगे क्लास 5th की, तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा सुनीता अंतरिक्ष में। तो इसे पढ़ाने का हमारा बच्चों में क्या उद्देश्य नहीं है या क्या उद्देश्य है? देखिए, इसमें सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ाने का विशेष उद्देश्य ये है कि बच्चों को इस बारे में जानकारी देना कि अंतरिक्ष में भारत ने कितनी प्रगति की है, कौन कौन से लोग जो इसमें आगे बढ़कर आए हैं, और साथ ही ये मतलब एक छोटा सा नॉलेज बच्चों को देना है, क्योंकि वो क्लास 5th में है। अब देखिए, एक टॉपिक आता है जब अंतरिक्ष की कोई बात आती है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण एक साइंस का, आपके विज्ञान का टॉपिक आता है। लेकिन क्लास 5th में विज्ञान एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में क्लास 5th तक ईवीएस ही होती है। जो ईवीएस में ही हमारा सामाजिक विज्ञान आ जाता है। ईवीएस में हमारे पर्यावरण अध्ययन, भूगोल और विज्ञान सब कुछ एक तरह से इंटीग्रेटेड वे में दिए जाती हैं। तो
अगर हम क्लास प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं होगा। ये टॉपिक तो आगे 7th 8th क्लास में आता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एकमात्र ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख में, इसे याद रखिएगा। और वर्तमान में लद्दाख एक यूटीए के केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख में स्वागत को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, स्वागत को लद्दाख में जूले बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जब भी आप लोग जाते होंगे तो लोग आपको बोलते हैं आपका स्वागत है या योर वेलकम, तो यहाँ पर जूले बोलते हैं। चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चांगपा जनजाति जो है लद्दाख की चांगथांग जगह पर रहती है। और ये जो चांगथांग जगह है ये करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में ये चांगपा जनजाति रहती है। चांगपा जनजाति फेमस क्यों हो? चांगपा जो जनजाति है, देखो, पश्मीना ऊन किससे बनाई जाती है? याद रखिएगा, चांगपा लोगों की भेड़ों के बाल से। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप। ये जो चांगपा जनजाति है बेसिकली भेड़ों को पालती है विशेष प्रकार की, और इन्हीं भेड़ों के बाल से पश्मीना जो विश्व प्रसिद्ध ऊन है इसे बनाया जाता है। पश्मीना ऊन की भी अपनी बहुत बड़ी जो एक खूबी है, अभी आगे आपको मेरे पॉइंट में पता चलेगा। चांगपा जनजाति जिन टेंटों में रहती थी, कि चांगपा जनजाति एक तरह से जो इधर इधर घूमती रहती है, 5 मीटर की इतनी ऊंचाई पर रहती है, कोई इतनी ऊंचाई पर कोई घर तो बना ही नहीं सकता है, तो ये बेसिकली टेंट बना कर रहते हैं। तो इनका क्योंकि जगह भी बदलते रहते हैं, जहाँ पे थोड़ी घास वगैरह, जहाँ पे भेड़ों के खाने पीने जो चीज़ें खत्म हो जाती तो अपनी जगह बदल लेते हैं। तो ये लोग बेसिकली टेंटों पर रहते हैं, और इन टेंटों का नाम है रेबो, यानी वहाँ की भाषा में वो जो घर जो टेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं रेबो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर होती है? तो याद रखिएगा, एक पश्मीना शॉल का मतलब है 6 स्वेटर, यानी अभी आप लोग देख रहे हैं कितनी ठंड पड़ रही है, तो अगर आप एक पश्मीना शॉल ओढ़ लेते हैं तो वो करीब 6 स्वेटरों के बराबर गर्माहट आपको देगी, और इसका वजन में बहुत लाइट वेट होती है। नेक्स्ट है, एक पश्मीना शॉल एक बुनकर कितने समय में बना पाता है? याद रखिएगा, इसे एक बुन जो बेसिकली पश्मीना शॉल होती है वो इस प्रकार के भेड़ के बाल के एक एक बाल को बुनकर बनाई जाती है, यानी बहुत ही मेहनत का काम होता है, यही कारण कि ये इतनी महंगी मिलती है। तो एक पश्मीना शॉल को बनाने में करीब 250 घंटे लगते हैं। जब एक बुनकर 250 घंटे की बुनाई करता है तब एक पश्मीना शॉल को बना पाता है। चांगपा पट्टियाँ किससे बनाते हैं? बेसिकली चांगपा जो पट्टियाँ हैं वो याक के बालों से बनाते हैं। देखिए, लद्दाख में याक भी रहते हैं। याक क्या होता है? जो काफ़ी इनके जो शरीर में तो बहुत मोटे मोटे फर तरह के बाल होते हैं, बहुत मोटे बाल, जिससे आप बेसिकली स्वेटर नहीं बन सकते हैं, पर शॉल नहीं बना सकते क्योंकि वो इतनी नरम नहीं होंगी। तो ये लोग यहाँ से मोटी मोटी पट्टियाँ ये टेंट के कपड़ों में यूज़ करने के लिए सारी चीज़ों में याक के बालों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चांगथांग का अर्थ क्या है? बेसिकली जो आपने चांगथांग अभी पढ़ा था, चांगथांग एक जगह को बोला जाता है 5 मीटर की ऊंचाई पर। तो इस चांगथांग का मतलब बेसिकली होता है कम स्थान पर अधिक लोग। ठीक है, जगह कम हो लेकिन वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हों तो उसे चांगथांग बोला जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में क्या क्या उत्पादित होता है? लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हम उगा सकते हैं? बेसिकली लद्दाख में बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस पे ठंड रहती है। और तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं? लद्दाख में हम लाल मिर्च, सीताफल और मक्का। याद रखिएगा, लद्दाख में हम बेसिकली 3 चीज़ ज़्यादा उगा पाते हैं, लाल मिर्च, सीताफल और मक्का। यहाँ पर गेहूँ वगैरह जैसे कि हम लोग अपने उत्तर भारत में उगाते हैं चीज़ें नहीं उगा पाते हैं, क्योंकि पानी की ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था होती है, ठंड बहुत होती है, धूप और जब अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको धूप भी उतनी तेज़ जलती है कि आपकी स्किन होती है एकदम टैन हो जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भेड़ बकरियों को रहने के लिए चांगपा क्या बनाते हैं? देखिए, भेड़ बकरियों को रहने के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए जो चांगपा जनजाति है वो पत्थरों और चट्टानों से लेखा एक तरह से कुछ कह सकते हैं आप लोग, एक ओट जैसी बना देते हैं, थोड़ा सा चारों तरफ से पत्थर वगैरह लगाकर उनके रहने के लिए जगह बना देते हैं, ऊपर ढक देते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है लेखा। जबकि खुद चांगपा लोग कहा किस जिस टेंट में रहते उसे क्या कहते थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल करेक्ट बताया आप लोगों ने, उसे रेबो बोलते थे। नेक्स्ट है, चांगपा जनजाति में भेड़ बकरियों को पालने का काम कौन करता है? चांगपा जनजाति जो भेड़ बकरियों को पालने का काम है वो औरतें व लड़कियां करती हैं। ठीक है, जो पुरुष है वो ये काम ना करके औरतें और लड़कियां जो है भेड़ बकरियों को पालने का काम करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जम्मू कश्मीर में डल झील में चलने वाली नाव को किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में जो डल झील में नाव चलती है, नावों को शिकारा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शिकारा कहते हैं। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे जो नावें चलती हैं शिकारा बोला जाता है।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रोटी लोग कहाँ से खरीदते हैं। देखिए हम लोग क्या क्योंकि उत्तर भारत में अच्छे से पानी की व्यवस्था होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, जिस वजह से हम लोग अच्छे से गेहूँ और ये चावल ये सब उगा पाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंड होने की वजह से, मिट्टी की मात्रा कम होने की वजह से, पर्याप्त बारिश ना होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पर लोग यहाँ पे इतनी आसानी से गेहूँ ना तो उगाना आसान होता है, ना ही सबको मिलना आसान होता है। तो यहाँ के लोग जो रोटी है, रोटी घर में बनाते नहीं हैं। यहाँ के लोग बेकरी से रोटी खरीदते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेड खरीदते हैं तो ये सब्जियाँ खरीदते हैं, ऐसे यहाँ पे लोग रोटियाँ खरीदते हैं बेकरी में जाकर। नेक्स्ट है हाउस बोट कहाँ पाई जाती है। हाउस बोट बेसिकली श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हाउस बोट देखने को मिलती है। और जो हाउस बोट होती है बेसिकली 80 फीट लंबी होती हैं। अब देखिए हाउस बोट एक तरह से आपका नाव में बना घर ही होता है, जिसमें आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, हर चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है। हाउस बोट के अंदर नक्काशी को क्या बोलते हैं। देखिए हाउस बोट में बहुत सुंदर से नक्काशी रहते हैं, और इस प्रकार की नक्काशी को खतनबंद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, खतनबंद। खतनबंद क्या एक प्रकार की नक्काशी है जो कि हाउस बोट के अंदर देखने को मिलती है, लकड़ी के अंदर। और ये खतनबंद एक तरह से जिग्सा पजल की तरह होती है, जैसे जिग्सा पजल की स्टाइल होती है, डिज़ाइन होती है, सेम ये खतनबंद की भी डिज़ाइन होती है। और जिक्सा आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में समझाया था जिक्सा क्या चीज़ है। जिक्सा एक प्रकार का पजल, एक खेल होता है जिसमें चीज़ों को टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक आकृति को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर के गांवों के घर की विशेषताएं क्या है। कश्मीर के गांवों के घर की विशेषता है कि बेसिकली कश्मीर में जो घर होंगे वो 2 मंजिल घर होंगे, और ढलवा छतें होंगी, 2 मंजिल घर होंगे। और इसमें निचली मंजिल का जो घर होगा वो पत्थर का होता है, और ऊपरी मंजिल का घर मिट्टी का बना होता है। निचले मंदिर में बेसिकली जानवरों को रखा जाता है, और ऊपरी मंजिल जब गर्मियों का समय होता है तो लोग ऊपरी मंजिल में रहते हैं, और सर्दियों के समय में लोग निचली मंजिल में जाकर रहते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर के पुराने घरों की जालीदार खिड़कियां क्या कहलाती है। कश्मीर में आप लोगों ने जब जाएंगे तो वहाँ की स्पेशल, वहाँ पे लोग की जो घर में खिड़कियां होती हैं वो जालीदार होती हैं। इन जालीदार खिड़कियों को डब बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डब कहते हैं इन जालीदार खिड़कियों को। और आपने अभी खतनबंद नक्काशी पढ़ी थी जो कि होती है हाउस बोट में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दरवाजों की विशेषताएं क्या है। जम्मू कश्मीर में जितने भी दरवाजे होंगे उनके दरवाजों की विशेषता मेहराब, यानी हर दरवाजे पे मेहराब जरूर होती है, ये वहाँ की विशेषता है। नेक्स्ट है गुजरात में भूकंप कब आया था। गुजरात में भूकंप 26 जनवरी 2001 में, जब मैं गुजरात के भुज में आया था, इसे याद रखिएगा, भुज में आया था जब 26 जनवरी 2001 में। और साथ ही याद रखिएगा सुनामी कब आई थी। सुनामी 2004 में अंडमान निकोबार, यानी कि हमारा जो दक्षिण एशिया का जो इलाका है यहाँ पर आया था, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है जिसे हम कंप्लीट करेंगे, देन आपका ये जो पूरा रिवीजन है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर पॉइंट है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस किताब के लेखक कौन है, याद रखिएगा, इस किताब के जो लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व एवं तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है उसी से ठंडा और उसी से गर्म। नेक्स्ट है इंडिया अनटोल्ड किसकी डॉक्यूमेंट्री है। स्टॉलिन के की ये इंडिया अनटोल्ड डॉक्यूमेंट्री है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्धा किस शहर में है। याद रखिएगा वर्धा महाराष्ट्र में है। और वर्धा से एक चीज़ याद आती है कि वर्धा में ही गांधी जी ने सन 1937 में एक अभियान चलाया था, बुनियादी शिक्षा अभियान, यानी बेसिक शिक्षा का अभियान चलाया था। इसे भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट गांधी जी का पसंदीदा भजन क्या था। गांधी जी का पसंदीदा भजन था वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुख अपमान सहे जे मन अभिमान न आड़े से। ये गांधी जी का फेवरेट जो भजन था। नेक्स्ट है संत चरण रज सेविता सहज। इस किताब के लेखक कौन थे, तो ये किताब याद रखिएगा नारायण भाई देसाई थे। नारायण भाई देसाई एक तरह से गांधी जी के परम मित्र माने जाते थे, और इन्होंने इस किताब को लिखा था जिस किताब का नाम था संत चरण रज सेविता सहज। नेक्स्ट पॉइंट है गांवों में बीजों का संग्रहण कैसे किया जाता है।
गाँवों में जब बीजों को संग्रहण करना होता है तो लोग जो सूखी लौकी को लीप कर उसके अंदर संग्रहित करते हैं। सूखी लौकी को चारों तरफ से लिपाई कर दी जाती है और फिर उसमें वे बीजों को रखते हैं, जैसे कि बाजरे के बीज हो गए। इससे क्या होता है, लंबे समय तक बीज खराब नहीं होते हैं। और आपको सूखी लौकी से याद होगा, जो हमारा तुम्बा हो गया और बीन हो गया, इन ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें भी सूखी लौकी से ही बनाई जाती है। लौकी को ही सुखाकर विशेष प्रकार की लिपाई करके हम बीन बजाते हैं। नेक्स्ट है, मटके को उल्टा आग में रख कर गुजरात में एक डिश बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ऊंधियो बोलते हैं। ठीक है, ऊंधियो बेसिकली बहुत सारी कम से कम उसमें 20 से 25 सब्जियों को मिलाकर और उसे मटके में पकाई जाती है। और इसे जो डिश को गुजरात में ऊंधियो बोलते हैं। जहाँ पर ऊंधियो का मतलब होता है उल्टा, यानी मटके को उल्टा ढककर चीज़ों को पकाते हैं, इस वजह से इसे ऊंधियो बोलते हैं। कुडुक, कुडुक भाषा किस प्रदेश की? कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक बेसिकली जो जनजातियों की भाषा रहती है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में अग्रणी आदिवासी लड़की का क्या नाम था? देखिए, झारखंड में एक जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था जिसके तहत जंगल के जो जो जीव जंतु हैं, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, वहाँ के जो वन है, इनको ना काटा जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। इसको लेकर वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम था सूर्यमणि। सूर्यमणि नाम की लड़की ने इस आंदोलन को चलाया था। सूर्यमणि ने बचाव के लिए केंद्र भी खोला था जिसका नाम था तोरांग। याद रखिएगा, इस केंद्र का नाम क्या था? तोरांग। लड़की का नाम क्या था? सूर्यमणि। और ये कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड की। और झारखंड की बहुत जो फेमस भाषा है वो है कुडुक भाषा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसे याद रखिएगा। हम आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम इसके पहले एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ये हमारा रिवीजन वीडियो और ये हमारा लास्ट वीडियो, तो इसलिए आपका जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको कम समय में सारी एकदम सटीक आपकी तैयारी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? देखिए, तोरांग क्या था? केंद्र का नाम था। इस तोरांग का अर्थ बेसिकली होता है जंगल। ठीक है, तोरांग एक कुडुक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो इस तरह से हम जो क्लास 5 का यानी कि हमारा जो पूरा रिवीजन था वो आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सारे वीडियोज़ को कंटिन्यू करिए और साथ ही बाल विकास के जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर किए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।